नमस्कार मित्रों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी भाषा के ऊपर। इसके पहले हमने जो चर्चा की थी, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें हमने चर्चा की थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, खासकर हिंदी भाषा की। इसमें हम चर्चा करेंगे कि साहित्यिक रूप हिंदी का क्या है और संवैधानिक रूप क्या है। ठीक है, चलिए पहले चर्चा करते हैं हम साहित्यिक रूप की, है ना। साहित्यिक रूप की देखिए, हिंदी की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो संस्कृत से मानी जाती है, ऐसा कहते हैं ना। तो देखिए पहले संस्कृत आती है। क्या आती है? संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। तो संस्कृत है। संस्कृत के बाद संस्कृत दो पार्टों में डिवाइड होती है। पहले पार्ट को बोल देते हैं वैदिक संस्कृत, दूसरे में लौकिक। वैदिक के अंतर्गत वेदों की रचना होती है। किसकी रचना होती है? वेदों की और उपनिषदों की। उपनिषदों की। लौकिक के अंतर्गत रामायण, महाभारत। अब देखिए, संस्कृत जिसे हम कहते हैं देववाणी या देवभाषा, देवों के द्वारा जो प्रदान की गई थी वही है देवभाषा। अब चूंकि ये कठिन भाषा थी इसलिए इसको थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा गया, है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वैदिक की। वैदिक हूबहू इसका ही रूप आता है। इसमें वेदों की रचना की जाती है। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या 18 है। और अगर बात करते हैं वेदांगों की तो वेदांग 6 माने गए हैं, जिन्हें शास्त्र भी कहा जाता है। इसके बाद लौकिक की ओर चलते हैं तो क्या होता है, यह हूबहू इसका रूप होता है। और इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा इजी होता है। जैसे हम बात करते हैं कि इसमें हिंदी है, हिंदी के साथ थोड़ा सा इंग्लिश में भी मिक्स हो जाती है, उर्दू भी मिक्स हो जाती है। तो इसमें क्या है, सभी भाषाओं का तोड़ मरोड़ रहता है। ठीक, अब इसमें बात करते हैं तो इसमें रामायण की रचना हो जाती है और महाभारत की रचना होती है। इसके बाद इसका थोड़ा सा जो टूटा हुआ रूप आता है इसमें, तो इसमें आता है इसके बाद पाली। कौन सी भाषा आती है? पाली, जो कि बौद्ध धर्म के समय की भाषा मानी जाती है। कौन से? बौद्ध धर्म। इस समय पे बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ होते थे उन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? त्रिपिटक कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद जो भाषा अगली आती है तो इसका नाम होता है प्राकृत। इस टाइम पे जो धर्म होता है वो कौन सा होता है? जैन धर्म। जैन धर्म की प्रमुख भाषा थी ये। ठीक, इसमें जो ग्रंथ हैं इनको कहा जाता है आगम। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम। ठीक, इसके बाद प्राकृत के बाद जो भाषा आती है अपनी, वह आती है कौन सी? अपभ्रंश। अपभ्रंश। ठीक, अब देखिए हमने यहां पे देखा संस्कृत। संस्कृत के 2 पार्ट हुए, वैदिक, लौकिक। वैदिक के अंतर्गत वेदों और उपनिषदों की रचना की जाती है, वहीं लौकिक के अंतर्गत रामायण और महाभारत की रचना की जाती है। लौकिक थोड़ा पढ़ने में क्या होता था? इजी होता था। ठीक, उसके बाद क्या है, इसके बाद हमने देखा कि लौकिक के बाद पाली आती है, जो कि उस टाइम पे जो धर्म होता है बौद्ध धर्म होता है और बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। इसमें जो ग्रंथ है इनमें ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता था। ठीक, उसके बाद आती है प्राकृत, जो उस टाइम पे जैन धर्म की प्रमुख भाषा मानी जाती थी। और इसमें क्या है, जो धर्म ग्रंथ है इसमें ग्रंथों को आगम कहा जाता था। ठीक, इसके बाद जो आती है अपभ्रंश। देखिए
प्राकृत में उस टाइम पे जैन धर्म था और इस समय भाषा का बहुत ज्यादा खंडन हुआ, भ्रंश हुआ, जिसके चलते क्या हुई, अपभ्रंश इसका नाम पड़ गया। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे देखिए धरती में क्या होता है, कहीं पे भ्रंश होता है, कहीं पे उबड़ खाबड़ कहीं कुछ होता है तो उसे भ्रंश नाम दे देते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पे भाषा में भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा मिलावटी हो गई थी तो इसका नाम पड़ गया अपभ्रंश। और अपभ्रंश का एक रूप होता है, उसका नाम क्या होता है, सौरसेनी। कौन क्या होता है, सौरसेनी। अब सौरसेनी के बाद जो अगली अपनी भाषा आती है वह आती है हिंदी। कौन सी आती है, हिंदी। ठीक, तो अभी हमने देखा कि हिंदी का जो साहित्यिक रूप है वो इस तरह है, संस्कृत जो क्या है, मूल भाषा है। क्या है, मूल भाषा। मूल भाषा संस्कृत, संस्कृत के बाद वैदिक, फिर लौकिक। वैदिक के अंतर्गत वेद उपनिषदों की रचना की जाती है, लौकिक के अंतर्गत रामायण महाभारत की रचना की जाती है। इसके बाद हमने देखा कि पाली जो कि बौद्ध धर्म के समय की भाषा थी, प्राकृत जैन धर्म के समय की भाषा थी। उसके बाद आती है अपभ्रंश जो कि बिल्कुल अखंडित हो, वो टूटा हुआ रूप था इसका। और उसके बाद सौरसेनी अपभ्रंश का रूप है एक, और उसके बाद आती है हिंदी हमारी। ठीक, तो ये होता है हमारा साहित्यिक रूप। अब अगर बात करते हैं हिंदी के संवैधानिक रूप की, तो संवैधानिक रूप हमारा कुछ इस प्रकार होता है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। ठीक, हिंदी कौन सी भाषा है, राजभाषा है। अब हम बात करते हैं किसकी, संवैधानिक रूप की। ठीक है, चलिए संवैधानिक रूप की बात करते हैं इसमें, तो हमारे जो संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, संविधान में अनुसूची 8 में किसमें, कितने भाग, 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उनमें से हमारी एक क्या है, हिंदी है। हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कौन सा दर्जा दिया गया है, राजभाषा। हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, अब देखिए पहले तो समझते हैं कि बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, फिर मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। देखिए पहले नंबर पे जो अपनी आती है वह आती है बोली, उसके बाद आती है भाषा, फिर उसके बाद आती है मातृभाषा, उसके बाद आती है राजभाषा, और इसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। तो यहां आज हम एक एक करके समझेंगे। देखिए पहले जो आती है बोली, तो बोली किसे कहते हैं। ठीक, बोली, तो बोली क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, सीमित क्षेत्र में। उसके बाद जब उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है, बृहद हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ठीक, तो पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। जो सीमित क्षेत्र में संचार का माध्यम होती है, सीमित क्षेत्र में संचार का माध्यम बोली कहलाती है। इसके बाद फिर आती हमारी भाषा। अब भाषा किसे कहते हैं, तो हमने कहा कि जब इसका थोड़ा सा क्या होगा, एक छोटा सा क्षेत्र होगा। जैसे क्या है, एक जिला है, जिले में एक नॉर्मल क्षेत्र है, उसे हम जैसे हमारा क्या है, रीवा है, सतना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो रीवा में कौन सी बोली बोली जाती है, बघेली बोली जाती है। अगर इसका क्षेत्र व्यापक हो जाए तो क्या हो जाएगी, ये भाषा हो जाएगी एक। ठीक, तो क्या है, व्यापक क्षेत्र में एक व्यापक
क्षेत्र में संचार का माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। ठीक, तो बोली क्या थी? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा क्या है? एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद बात करते हैं मातृभाषा की। तो मातृभाषा किसे कहते हैं, है ना? वह भाषा जो केवल माता पिता या परिवार के बीच में सीखी जाती है, मातृभाषा कहलाती है। ठीक, वह भाषा जो केवल माता पिता या परिवार के बीच में सीखी जाती है, ठीक है। वह भाषा जो केवल माता पिता या परिवार के बीच में सीखी जाती है, मातृभाषा कहलाती है। इसके बाद राजभाषा की बात करते हैं। तो राजभाषा का क्या होता है? जिस भाषा से सरकारी कामकाजों को किया जाता है या राज्य विशेष के कामों को किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। ठीक, जिस भाषा में किसी राज्य या किसी देश का शासन संबंधित होता है या किसी देश का शासन संबंधित होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक, जिस भाषा में किसी राज्य या किसी देश का शासन संबंधित होता है, जिस भाषा से किसी राज्य किसी देश का संबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। अब आई बात राष्ट्रभाषा की। ठीक, तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? समूचे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा या अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब देखिए, किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता द्वारा या अधिकांश भाग में बोली जाने वाली जो भाषा होती है, वह कौन सी भाषा होती है? राष्ट्रभाषा होती है। ठीक, तो हमने ये जाना इसका संवैधानिक रूप। संविधान में उल्लेख कहां पे है? हमारे संविधान के भाग 8 में, है ना? ठीक, उसमें 22 क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। अब 22 भाषाओं में हमारी एक भाषा है हिंदी। अगर हम इसमें बात करते हैं तो अनुसूची क्या है? 17 में। अनुसूची क्या है? 17 में। अनुसूची 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, भाग 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें हमारी एक भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी को हमें क्या है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
अब इसके बाद बात करते हैं कि राजभाषा। तो पहले डिटेल से समझते हैं बोली। बोली सीमित क्षेत्र में संचार का माध्यम होती है। उसके बाद भाषा। भाषा एक व्यापक क्षेत्र में संचार का माध्यम होती है। उसके बाद मातृभाषा, जो केवल माता पिता परिवार के बीच भाषा बोली जाती सिखाई जाती है, वह मातृभाषा होती है। उसके बाद क्या होती है आपकी राजभाषा। तो सरकारी कामकाज के प्रयोग में जो भाषा लाई जाती है राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा, संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली या अधिकांश राष्ट्र के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक, हाँ। इसके बाद चलिए अब हम चलते हैं व्याकरण की ओर। तो व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण कैसे बनता है, व्याकरण में कौन कौन से पार्ट होते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे आधारित होगा, व्याकरण पे।